नमस्कार दोस्तों, समाज में नेतागण जो आजकल के हैं वो खबरों में बने रहने के लिए किस नीची हरकत कर सकते हैं ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज ही के दिन एक खुलासा हुआ है जो कि चर्चा में बने रहते हैं बराबर, और पूर्णिया के इंडिपेंडेंट एमपी हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बड़ी मशक्कत से वो वहां जीते थे, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट था और इंडिपेंडेंट है, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस सपोर्टेड है। मतलब आश्चर्य होता है कभी कभी कि इस स्तर तक राजनेता जा सकते हैं, अपनी ही चीजों को अपने ही से करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं यह आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 5-6 दिन पहले एक शख्स ने बिश्नोई गैंग का आदमी बताकर उसको मारने की धमकी दी थी, और वो आदमी ने ये भी कहा था, वो वीडियो जारी किया था, वो वीडियो पप्पू जी समूचे मीडिया को दे दिए थे जो कि वायरल हो चुका था। उस आदमी ने कहा कि मैं बिश्नोई गैंग का हूं और आप अगर नहीं माफी मांगते हैं पप्पू जी तो 6 दिन के अंदर आपका हत्या हो जाएगा, और आप अगर मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं तो आप नहीं होगा आपकी हत्या। और मैं आ चुका हूं आरा में, मैं बिहार में बैठा हुआ हूं और मैं किसी भी समय इसी काम के लिए आया हूं, तो अगर आप माफी मांग लेते हैं तो मैं चला जाऊंगा। तो लोगों ने बहुत सीरियसली लिया और कहा सचमुच अगर ऐसी बात है, इसको संज्ञान लिया, पुलिस ने संज्ञान लिया, बिहार सरकार के पुलिस और पूर्णिया की पुलिस ने भी संज्ञान में लिया कि एक एमपी को इस तरह मारने की धमकी और इसको बिहार में रहकर दिया जा रहा है, कोई किसी भी गैंग का हो, बिश्नोई गैंग का हो या जो भी हो। बाद में पता लगा और कार्तिकेय शर्मा पूर्णिया के एसपी हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया कि जो लड़का उनको धमकी दे रहा था वो और कोई नहीं, वो आरा का लड़का है और उसका नाम है राम बाबू राय। अब राम बाबू राय का बैकग्राउंड ये है कि ये जाप जो उनकी पार्टी है थी, अब तो मर्ज कर गई कांग्रेस में, जन अधिकार पार्टी, और जन अधिकार पार्टी का वो कार्यकर्ता था, और जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसने ही एक रचा, उसको कहा गया था पप्पू यादव के समर्थक के द्वारा कि तुम धमकी दो, तुम फोन पे बताओ और तुमको हम 2 लाख रुपया देंगे अगर मुझे Z+ सिक्योरिटी मिल गई तब। अब सिक्योरिटी लेने के लिए राम बाबू राय को इस्तेमाल किया गया, वो आरा का लड़का जहां से वो गिरफ्तार हुआ। पूर्णिया पुलिस आई आरा और उनको गिरफ्तार किया भोजपुर में आके, फिर उसको पूर्णिया ले गई। उनके इंट्रोडक्शन में बताया गया कि ये ही है शख्स जो कि अपने को बिश्नोई गैंग कहते हैं, तो उन्होंने खुलासा किया। ये मैं एसपी का वर्जन बोल रहा हूं, और लड़का ने जो इंट्रोगेशन में कहा वो यही कहा कि मुझे कहा गया था इस तरह की बातें करने के लिए, और उसके लिए मुझे 2 लाख देने की बात थी कि अगर उनको Z कैटेगरी सुरक्षा मिल जाती है तब मुझे 2 लाख रुपया देंगे। अब बताइए कि एक कार्यकर्ता को खुद पप्पू यादव के समर्थकों ने इस्तेमाल किया उनकी सहमति से, और वो फोन कर रहा है, धमकी दे रहा है उनको। ये तो विचित्र बात है। बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर ऐसा देखा जाए तो इस तरह कैसे नेता को हम लोग चुन के भेज रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं हम। और वो लड़का खुद बता रहा है, वो समर्थक था जाप का, और आज के तारीख में वो जाप नहीं रहा, तो मर्ज कर गया जाप कांग्रेस में। और क्या इनकी जरूरत थी कि भाई इनको Z मिलना चाहिए। और हाल के दिनों में ही आप देखिएगा कि इनको Y मिला हुआ है पहले से, और ये Z की तैयारी में थे, क्योंकि हमको भी Z मिले, बाकी लोग को जो बिहार में मिला है उसके कंपैरिजन में हमको लगता है कि इनको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी। और अभी हाल ही में इन्होंने एक वीडियो जारी किया पप्पू यादव ने खुद, जिसने ये कहा कि मुझे एक गाड़ी मिली है जिसको कि रॉकेट लॉन्चर भी नहीं उड़ा सकता है, वो बुलेट प्रूफ कार है, और वो बुलेट प्रूफ कार को सोशल मीडिया में डालकर अपने उस पर बैठ करके कहेंगे जब तक इसमें बैठा हूं मैं सुरक्षित हूं। मेरे एक दोस्त ने भेजा है, किसने भेजा है, क्या भेजा है, नहीं भेजा है उसकी बात नहीं, गाड़ी का फोटो था, गाड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी थी, करोड़ों की होगी हमको लगता है, बुलेट प्रूफ। और उन्होंने कहा कोई बम भी फेंकेगा तो ये गाड़ी में कुछ नहीं हो जब तक मैं बैठा हूं। ये किस तरह की जनता की सेवा कर रहे हैं, ये आप लोग को समझना होगा और आप लोग को देखना होगा कि किस तरह के जनता को हम, किस तरह के नेता को हम भेजते हैं संसद में, और इनका क्या, इनकी जो है चाहत क्या है।
ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि जेड प्लस लेकर के वो गाड़ी में बैठ करके जनता की सुरक्षा करेंगे? जो खुद इस तरह की कारनामा करता है, ये सोचने की बात है। और हमको लगता है कि ये दर्शकों को भी समझने की बात है कि इस तरह के, इसीलिए इन पर रिलायबल नहीं। लालू जी का भी जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में थे तो वहां भी नहीं हुआ। कांग्रेस में है, कांग्रेस में अब तक तो कोई हमको लगता नहीं कि नेता इनको मिला है या ये सदाकत आश्रम गए हैं, इनका स्वागत हुआ हो नए एमपी की तरह। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, और ये जानने वाली बात है कि इस तरह के नेता को अगर हम लोग चुना करके भेजते हैं तो क्या मैसेज देते हैं, जबकि उनका है कि बहुत काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, दुख में लोगों का साथ देते हैं, पैसा बांटते हैं, अनाज देते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति भी तो लोग देखें कि किस तरह के काम करते हैं ये। दूसरी बात, यात्रा का समय शुरू हो चुका है और जैसे ही यात्रा शुरू होती है बिहार में, वैसे ही हमको लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता है। जब जैसा कि हमने कभी बात किया है कि आज ये कल से उनकी यात्रा शुरू हो रही है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव की। दूसरी तरफ 15 दिसंबर से नीतीश जी की यात्रा नारी संवाद शुरू हो रही है। ये कार्यकर्ता संवाद है, वो नारी संवाद है। अब जैसे ही ये सवाल आया कि नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं 4 तारीख को, माने कल, जिसमें कि लखीसराय है, बेगूसराय है, खगड़िया है, शेखपुरा है, ये सारे मुंगेर है, ये सारे इलाके वो जाएंगे और 7 तक लौट भी आएंगे। फिर नेक्स्ट फेज उनका है जहां कि वो सुपौल, सहरसा और मधेपुरा और किशनगंज जाएंगे। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज दरभंगा में था, सेकंड फेज शुरू किया था तो तब तक झारखंड का चुनाव अनाउंस हो गया तो झारखंड चले गए थे प्रचार में। उसके बाद जब आए तो अभी शुरू किया है, हमको लगता है कि कल से, और ऑलरेडी निकल चुके हैं वो। और जैसे ही निकले ये खबर गई कि तेजस्वी यादव अपने यात्रा पर गए हैं तो अटैक शुरू हो गया। अटैक शुरू ये हुआ, सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि यात्रा करने से कोई फायदा नहीं है, जंगल राज वापस लौटने वाला नहीं है, वो उनके समय का जंगल राज को भूल जाएं। और वो एक सिवाय जंगल राज जो पिछले 20 सालों से जंगल राज हो रहा है, उसी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं और विकास से बिहार का बहुत बड़ा नाम हुआ है। हम लोग के मतलब नीतीश जी के नेतृत्व में 20 सालों में बिहार में विकास की लहर हुई है, तो लोग भूल गए हैं। अब लोग वापस जंगल राज में नहीं लौटना चाहता है। तेजस्वी ने कहा उसमें काउंटर करते हुए ये कहा कि नेताजी नीतीश जी जा रहे हैं नारी संवाद में, और ये पहली बार हुआ है कि नारी संवाद में जाने से, महिला संवाद में जाने से 225 करोड़ रुपया जनता का वो खर्च करने जा रहे हैं। ऐसा कौन सा संवाद है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे माता पिता दोनों सीएम थे, दोनों ने इतना यात्रा किया, घूमा, कभी राज्य सरकार का पैसा उसके लिए आवंटन नहीं किया कि उसमें घूमने जा रहे हैं, मतलब संवाद करने जा रहे हैं तो उनको पैसा चाहिए। ये इस पैसे का अपव्यय क्यों कर रहे हैं, और इनको एक मुखौटा बना के रखा गया नीतीश कुमार जी को, जैसा कि उनका आरोप था तेजस्वी जी का, और वो मुखौटा बने हुए हैं, बाकी लोग सब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और खजाना खर्च कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या संवाद में क्यों पैसा की जरूरत पड़ती है? जबकि एक तरफ उन्होंने ये भी कहा आज जाने से पहले कि नीतीश जी भूल गए विशेष राज्य का दर्जा, जबकि जब तक नहीं थे गठबंधन में, एनडीए में, तब तक वो रोज बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज वो भूल चुके हैं, विशेष राज्य का दर्जा अभी तक एक बार भी नहीं बोलते हैं, और वो कहना भूल गए जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जो गरीब राज्य है, उसके लिए नारी संवाद और महिला संवाद के लिए 225 करोड़ देने का क्या औचित्य है? आप लोग सोचिए, देखिए कि क्या सही है। अगर ये बात है तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि यात्रा में इसके पहले क्या लगता था वो तो नहीं, इस बार आवंटन किया गया है कैबिनेट से। इनकी हमको लगता है दर्जनों यात्रा कर चुके हैं नीतीश जी डिफरेंट समय में। तो हमको लगता है ये सोचने की बात है, क्या यह औचित्य सही है? नीतीश जी इस पर इतना पैसा खर्च करें, इतना इस पर व्यय करें, बिहार सरकार का ये पैसा खर्च हो रहा है और हमको लगता है लगातार सब लोग जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ऑलरेडी हैं
ऑलरेडी आपके नागमणि जी हैं यात्रा पर, ऑलरेडी नीतीश जी जा रहे हैं 15 तारीख से, तेजस्वी जी जा रहे हैं और प्रशांत किशोर तो चल ही रहे हैं। इनफैक्ट सब लोग यात्रा में के मूड में हैं। अभी शादी का मौसम है, उसके बाद खरमास आ जाएगा 15 के बाद, उसके बाद और लोग जुड़ेंगे और ये देखना होगा कि इस चुनाव में इस यात्रा से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। और ये डिपेंड करता है कि क्या बोलते हैं वो, किस लहजे में जनता से इंटरैक्ट करते हैं और उनका क्या है क्वेश्चन और क्या है अपेक्षा जनता को उनसे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब लोग एक ही तरह की बात करेंगे, तो जब एक तरह की बात करेंगे तो उसमें देखना होगा कि जनता से कनेक्ट कौन कर पाते हैं और जनता किस तरह से उनको रिएक्ट करती है। तीसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिहार में एक खुशी की बात है, आज ही कैबिनेट डिसीजन हुआ है और जो देश का सबसे बड़ा आंख का हॉस्पिटल है जिसको शंकर नेत्रालय कहते हैं, चेन्नई में है, उसका एक ब्रांच यहाँ खुलेगा। पटना में वो जमीन ले ली गई है कंकरबाग में, वो आवंटन किया गया है। एक हमको लगता है कि 1.60 एकड़ का है कंकरबाग में, वहाँ बिल्डिंग बनेगा और शंकर नेत्रालय जैसा नेत्र का खुलेगा चिकित्सालय, जो कि हमको लगता है देश भर में दुनिया भर में नामी है। सब लोग यहाँ नहीं तो वहीं जाते हैं फाइनल ये के लिए। तो हमको लगता है कि पटना और बिहार और बाकी ईस्टर्न इंडिया के लोग जो भी इससे है तो उसके लिए खुशी की बात है कि 100 साल में 2 साल में खुलेगा। तो ये शंकर नेत्रालय का ब्रांच खुला जिसका कि आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और मुझे लगता है कि एक और बात चली है जो कि सबसे समझने वाली बात है बिहार के सर्वे के लिए। अभी तक सर्वे का काम बंद कर दिया गया था कि बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे, बहुत सारे उसमें दुविधाएं आ रही थी, तो इसको बंद कर दिया गया था। तो आज के तारीख में फिर से 6 महीना के लिए सर्वे का काम बढ़ा दिया गया है और जो लोग का जो निपटारा होना है और जो कंप्लेन है उसके लिए भी 80 दिन का टाइम, 180 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो हमको लगता है कि जमीन से रिलेटेड काम को 6 महीना में, अगर दिसंबर है तो जून तक बढ़ा दिया गया है। तो आराम से इसका आप ये कर सकते हैं अपने जमीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कल फिर हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।